सवाल शुरू करते हैं। टॉर्क का एक सिंपल सवाल बना के दिखाओ। जैसे एक है रॉड और ये है फिक्स पॉइंट। इस रॉड का जो लेंथ है वो है मान लो 3 मीटर है और इस रॉड पर इस तरह से फोर्स लग रहा है यहाँ पर, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये 1 मीटर दिया हुआ है, और ये जो एंगल है ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, और फोर्स लग रहा है यहाँ पर मान लो 14 न्यूटन। आपको बताना है कि इस फोर्स के द्वारा यहाँ पर टॉर्क कितना होगा। बनेगा क्या? निकाल सकते हो टॉर्क? 14 न्यूटन पर मीटर ऐसे। टॉर्क निकालना है, सभी लोग ट्राई करेंगे। हाँ बनाने दो, बाकी लोग को भी बनाने दो। जल्दी। सिंपल फॉर्मूला मैंने बताया था पहले ही से, पता है सब लोग को। फॉर्मूला तो पता ही होगा ना। देखो ये होता है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पता है ना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये है पॉइंट जब फिक्स पॉइंट है जिससे एक्सिस पास कर रहा है, डेफिनेटली एक्सिस होगा वो इस तरीके का एक्सिस होगा, और इस एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है इस पॉइंट तक का वही होता है आर। डेफिनेटली ये टोटल है 3 मीटर, ये है 1 मीटर, तो ये होगा 2 मीटर। फॉर्मूला हम लगाते हैं कैसे, क्या फॉर्मूला जो लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है फॉर्मूला? ये आपको दे रहा है आर वेक्टर, ये आपको बता रहा है फोर्स, इनके बीच का एंगल है कितना? 30 डिग्री। तो आसानी से फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये 2 मीटर हो गया। टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा? आर 2 गुना एफ कितना है 40 गुना साइन 30 डिग्री, यानी कि 1/2, तो कितना हो जाएगा 40 न्यूटन मीटर। तो काफी ज्यादा आसान सवाल था। एक फोर्स की वजह से तो टॉर्क निकालना सीख चुके हैं। क्या इसका डायरेक्शन बता सकते हो तुम लोग कि टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा? कोई बता सकता है? एंटी क्लॉकवाइज। डेफिनेटली ये इसे इधर घुमाने की कोशिश करेगा तो ये डायरेक्शन इसका एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो दिक्कत इसमें नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। ये सवाल करके दिखाओ फिर। इसमें मैं थोड़ा चेंज कर दिया हूँ क्वेश्चन, ये है, और इस क्वेश्चन में ये है सेंटर यहाँ पे, और इस सेंटर से यहाँ पर इस जगह पर एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, कितना? 10 न्यूटन। सिंपली ये परपेंडिकुलर है। एक फोर्स लग रहा है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, और एक फोर्स लग रहा है इस तरीके से, और ये एंगल जो है वो आपका 30 डिग्री, ये भी 10 न्यूटन है, और ये फोर्स भी 10 न्यूटन है। ये है एक्सिस, यहाँ पर ओ पॉइंट, रेडियस आपको दिया हुआ है, रेडियस को मान लो 1 मीटर। आपको निकालना है नेट टॉर्क क्या होगा। निकाल सकते हैं? निकाल के दिखाइए नेट टॉर्क। चलो देखो मैं बना लूं, चलो इसको मान लो कि F1 है, इसको मान लो F2,
इसको F3 मान लो। तो बता दो इस F1 की वजह से इस O पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा? यही था ना फिक्स पॉइंट, यही एक्सिस है। 1 की वजह से टॉर्क क्या होगा तो बता सकता है? 1 की वजह से टॉर्क, F1 की वजह से टॉर्क क्या होगा? मैंने बताया था कि जो ये है लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन अगर एक्सिस से पास कर रहा है तो टॉर्क होता है 0। बताया था ऐसा कुछ मैंने? कोई बोलेगा सर कैसे कैसे? देखो फॉर्मूला जो था वो कुछ ऐसा था, ये रॉड लेते थे, ये रॉड यहाँ पर फिक्स होता था, ये रॉड होता था, F फोर्स लगाते थे, और इस F फोर्स को लगाने पर जो टॉर्क निकालते थे, वो टॉर्क निकालने के लिए करते क्या थे हम लोग? जो फिक्स्ड पॉइंट है, जो एक्सिस है, वहां से जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उसको जोड़ते थे और ये आर वेक्टर आपको देता था। यहाँ पे देखो तो ये है तुम्हारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, यही है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और अगर तुम आर वेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो तुम ऐसे ड्रॉ करोगे आर वेक्टर इसके लिए, है ना? तुम बोलोगे सर ये आर है, लेकिन ये एंगल कितना है? एफ और आर के बीच का एंगल कितना है? एफ और आर के बीच का एंगल कितना है? दिख रहा है सभी को? एफ और आर के बीच का एंगल कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एफ और आर के बीच का एंगल, ये बताओ सब लोग। क्या एफ और आर के बीच का एंगल 180 डिग्री आ रहा है? बिल्कुल। अगर एफ और आर के बीच का एंगल 180 डिग्री है तो टॉर्क का जो फॉर्मूला तुम यूज करोगे, क्या यूज करोगे? F1 आर साइन 180 डिग्री यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा ना। तो होगा भी, होना भी चाहिए। क्यों? खुद से सोचो लॉजिकली भी, क्या ये फोर्स तुम्हें लगता है कि इस सर्किल को, इस डिस्क को इस पॉइंट के अबाउट, इस फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट करवा सकता है? तुम्हें लगता है क्या ऐसा? पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि ये एकदम, ये फोर्स रोटेट कराने में टोटली अनेबल है। होना भी चाहिए, फॉर्मूला से ही मैथमेटिकली भी आ रहा है। तो टॉर्क इस फोर्स के द्वारा, याद रखना है जब भी किसी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पास कर रहा हो एक्सिस से या फिर उस फिक्स पॉइंट से जिसके अबाउट सिस्टम यानी कि बॉडी रोटेट कर रही है, अगर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन उस फिक्स पॉइंट से पास कर रहा हो, आगे बढ़ाने पर या पीछे बढ़ाने पर ऐसा लग रहा है कि उसे पास कर रहा है, तो उस फोर्स की वजह से टॉर्क 0 होता है। यहाँ टॉर्क 0 आ गया, ठीक है, इसकी वजह से टॉर्क 0 आ गया। F3 की वजह से बात करते हैं, ये हो गया उसके लिए R, हो गया R तो यहीं से यहीं तक कर लेते हैं ना, और ये डायरेक्शन बता रहा होता है R वेक्टर को। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? 1 × 10 × sin 90 डिग्री कितना होगा? ओवरऑल 10 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन क्या आएगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? डायरेक्शन क्या आएगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? जल्दी बताओ। क्लॉकवाइज। अच्छे से देख लो, मुझे नहीं लगता है कि क्लॉकवाइज आएगा। आर से एफ निकाल रहे हैं। टॉर्क निकालना चाह रहे हैं F3 की वजह से। R से F एंटी घुमाओ, क्लॉकवाइज। R से F घुमाते हैं ना, तो R से F घुमाने पर क्या आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? चलो अब इसकी बात करते हैं। यहां से R वेक्टर ड्रॉ करोगे तो ऐसे ड्रॉ करोगे R वेक्टर, यहां से यहां तक तुम्हें R वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिलेगा, क्योंकि जिस पॉइंट पर वेक्टर का फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्टेंस एक्सिस से निकालते हैं, वही R मिलता है, देता है। और उसी लाइन को आगे बढ़ा दोगे तो दो एंगल जो आएगा, ये एंगल R वेक्टर और F वेक्टर के बीच का एंगल होगा। तो मुझे बताओ कि इसके वजह से टॉर्क कितना आएगा? F3 की वजह से R है कितना? 1, यही है ना, 1 मीटर ही है, तो ये इंटू 10 × sin कितना डिग्री?
कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन मीटर होगा। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? डेफिनेटली आर से एफ अगर जा रहे हो तो क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है, मतलब इसका जो डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा? क्लॉकवाइज। तो नेट टॉर्क निकालना है तो क्या करेंगे? तीनों को जोड़ेंगे। नेट टॉर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? जोड़ेंगे तीनों के टॉर्क को। मतलब F1 की वजह से जो टॉर्क आया उसको प्लस F2 की वजह से जो टॉर्क आया उसको प्लस F3 की वजह से जो टॉर्क आया उसको जोड़ेंगे। क्या होगा बताओ? नेट टॉर्क इक्वल टू 5 ये तो 0 है, प्लस F2 की वजह से कितना आएगा? कितना आया था? 5, लेकिन क्लॉकवाइज में आया था। और ये कितना आया था? 10, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में आया था। तो नेट टॉर्क क्या आएगा? अब इस एंटी क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव डायरेक्शन मान लो तो इसको क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव डायरेक्शन। तो मेरी बात, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -5 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर प्लस 10 न्यूटन मीटर। ओवरऑल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताओ? 5 न्यूटन मीटर। तो किस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हो? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पॉजिटिव आया ना, यानी कि कौन सा नेट हो जाएगा? नेट टॉर्क किधर हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये हो जाएगा टी नेट। इस तरीके से नेट टॉर्क निकाला जाता है। समझ में आई बात? देख लो अच्छे से नेट टॉर्क कैसे निकला है। क्लियर है या नहीं ये बताओ? तुम लोग को कपल के बारे में पढ़ाए थे कि नहीं? मोमेंट, यानी कि दो फोर्स सेपरेटेड हो, एक सर्टेन डिस्टेंस है। नहीं बताया तो चलो डिस्कस कर देते हैं थोड़ा बहुत उसके बारे में भी, और फिर सवाल करेंगे उससे रिलेटेड। देखो, जनरली दो इक्वल फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में हो और सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, उनको कपल बुलाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये रॉड है, इस रॉड पर एक फोर्स मान लो इस तरह से लग रहा है, और इस रॉड पर एक फोर्स इस तरफ से लग रहा है। तो अगर ये भी F हो जाए, ये भी F हो जाए, और सेपरेशन जो है वो दोनों फोर्स के बीच कुछ दिख ही रहा है तुम्हें, तो बताओ सबसे पहले तो बताओ कि ये टॉर्क डेवलप करेगा कि नहीं? क्या क्या लगता है, टॉर्क डेवलप करेगा कि नहीं इस रॉड में? ये फोर्स टॉर्क डेवलप करेगा कि नहीं इस रॉड में? ये बताओ। ये जो फोर्स, दोनों फोर्स है, उस इस रॉड में टॉर्क डेवलप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? करेगा। करेगा टॉर्क डेवलप? करेगा ना, बिल्कुल करेगा टॉर्क डेवलप भाई। ठीक है, और सुनो, किधर की तरफ ये रॉड घूमेगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? घड़ी की दिशा में, या घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में, या घड़ी की सुई की घूमने के विपरीत दिशा में? बताओ। सर एंटी क्लॉक। डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, है ना? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब कितना टॉर्क प्रोड्यूस हुआ यही निकालना है। मान लो ये डिस्टेंस जो है दिया हुआ d, यानी दोनों फोर्स के बीच का सेपरेशन d दिया हुआ, तो टॉर्क कितना डेवलप करेगा यही निकालना है। कैसे निकालेंगे? चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। ये रहा, कैसे टॉर्क निकालेंगे? तुम लोग आसानी से निकाल सकते हो। टॉर्क निकालने के लिए मैंने सबसे पहले बताया था तुम लोग को कि एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए जिसके अबाउट टॉर्क निकाला जाता है। सबसे पहले तो एक फिक्स पॉइंट पता होना चाहिए ना कि किसके अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं। सबसे पहले एक फिक्स पॉइंट पता होना चाहिए किसके अबाउट टॉर्क को निकाला जा रहा है।
चलो मान लिया कि ये वो फिक्स पॉइंट है जो कि एकदम बीच में है। ये डिस्टेंस डेफिनेटली d/2 होगा, ये भी d/2 होगा। ये फिक्स पॉइंट है, मतलब कि ये रॉड जो है वो इस फिक्स पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, कर सकता है। अब मुझे तुम लोग निकाल करके दिखाओ कि टॉर्क कितना होगा। नेट टॉर्क अभी निकालने का एक सवाल किया है। इस फोर्स और इस फोर्स की वजह से नेट टॉर्क इस पॉइंट O के अबाउट निकाल करके दिखाओ तुम। निकाल के दिखाओ तो कितना होगा, जल्दी सभी लोग जल्दी निकाल के दिखाइए। नेट टॉर्क कितना होगा उस O पॉइंट के अबाउट। सिंपल है, प्रोसेस मैं फॉलो करूंगा वही सब। ये F है, इसकी वजह से अगर टॉर्क निकालना है तो जिस पॉइंट पर ये फोर्स लग रहा है उस पॉइंट तक मैं एक्सिस से एक लाइन ड्रॉ किया हूं ऐसे। एक लाइन ड्रॉ किया एक्सिस तक और इसको थोड़ा सा आगे भी बढ़ा दिया ताकि ये r वेक्टर की तरह बिहेव करे। हालांकि r वेक्टर का जो लेंथ होता है वो हमें यहीं से यहीं तक लेना होता है। ये है 90 डिग्री, ये d/2 है और ये मिल गया डायरेक्शन, r से f की तरफ घूमना होता है। तो चलिए टॉर्क कितना निकला इसकी वजह से, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r जो है वो d/2 है इंटू f इंटू साइन 90 डिग्री लिखना पड़ेगा और एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ टॉर्क कितना हो जाएगा, F/d/2 टॉर्क हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। होगा या नहीं होगा? ठीक है, इसकी वजह से टॉर्क निकालते हैं, इसकी वजह से टॉर्क निकालते हैं। कितना होगा बता, फिर तो वही काम करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे कहां से कहां तक, यहां से जिस पॉइंट तक पर ये फोर्स लग रहा है उस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ किया। ये आपको दे देगा r का मैग्नीट्यूड जो कि डेफिनेटली d/2 है। उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे तो r वेक्टर, ये आपको मदद करेगा f और r के बीच का एंगल निकालने में। तो इसकी वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा बताओ, d/2 इंटू f इंटू साइन 90 डिग्री और यहाँ पे डायरेक्शन क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि टॉर्क जो आया वो आया Fd/2 आया है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया या नहीं, आ गया ना। दोनों का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब नेट टॉर्क अगर निकालना है तो दोनों को जोड़ सकते हो डायरेक्टली क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है और सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स होते हैं तो दोनों को डायरेक्टली जोड़ा जा सकता है। तो कितना मिल गया तुमको, Fd/2 प्लस फाइनली कितना मिल गया, Fd एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आई बात? चलिए ये तो हो गया सही है। अब देखो एक कंक्लूजन निकला है, देख रहे हो, इस तरह के फोर्स को बोलते हैं कपल। मतलब मैंने इस बारे में पहले भी चर्चा किया है, नहीं चर्चा किया है तो एक बार फिर से दोहरा भी देता हूं। कपल का मतलब क्या होता है, कपल ऑफ फोर्स का मतलब कि दो इक्वल फोर्सेस इन मैग्नीट्यूड, और ज्यादा बेहतर कहूं कि टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड
two forces equal in magnitude and opposite in direction separated by certain distance इस तरह के सेटअप को कहते हैं हम लोग कपल। जैसा कि पहले ऊपर में जो एग्जांपल जो लिया उसमें दिखा ना, दोनों तरह का फोर्स दिख रहा है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड में है, अपोजिट इन डायरेक्शन है और सेपरेटेड है डी डिस्टेंस से, इनको कपल बोला जाता है। अच्छा, कोई बताएगा कि ये दोनों फोर्स मिलकर के नेट फोर्स कितना हो रहा है? नेट फोर्स कितना होगा? If couple is acting on a system तो डेफिनेट क्या होगा? डेफिनेटली जीरो होगा। देख रहे हो, एक ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। नेट फोर्स जीरो होगा, डेफिनेटली नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अच्छा, और सुन लो, नेट फोर्स तो जीरो हो गया, और एक इंटरेस्टिंग बात समझ लो तुम लोग। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी सिस्टम पर कपल काम कर रहा है, कपल की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो टॉर्क प्रोड्यूस बाय कपल को डायरेक्टली हम इस फॉर्मूला से बना सकते हैं, टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय कपल। डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला से लिख सकते हो। कैसे? देखो, मान लो कि एक फोर्स था ऐसे, और एक फोर्स है एकदम जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एस, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो है डी, ठीक है। और ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जस्ट एज्यूम मैं कर रहा हूँ, चलो एक एग्जांपल से थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसको, थोड़ा और बेहतर करते हैं इसको ऐसे दिखाया जाए ताकि आसानी हो समझने में। एक फोर्स ऐसे लग रहा था, एक फोर्स ऐसे लग रहा था, ये भी एफ था, ये भी एफ था, दोनों के बीच का डिस्टेंस था डी। तो बोला जाता है कि टॉर्क प्रोड्यूस बाय कपल अगर निकालना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, बस सिंपली कोई एक फोर्स चुन लो, उसका मैग्नीट्यूड लिखो और दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस देख लो, उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये डी असल में है क्या? ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन line of action of the two forces। दो फोर्सेस के बीच के लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये। अब तुम खुद से देखो, पहले वाले एग्जांपल में क्या सही था? देखो तो यहाँ डायरेक्टली अगर कोई एक फोर्स चुन करके दोनों उस फोर्स को मल्टीप्लाई कर देते दोनों फोर्सेस के बीच के डिस्टेंस के से, यानी दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि डी है। यहाँ पर देखो तो है ना, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है। कोई एक फोर्स लिया, उसको डी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनली हमें यही ना मिलता, मिल गया मैग्नीट्यूड। तो अगर कपल अगर किसी बॉडी पर काम कर रहा है तो आसानी से टॉर्क ऐसे निकाला जा सकता है, ठीक है। एक सवाल करके दिखाओ इसी बेसिस पर, अगर मैं दे रहा हूं तो एक करना सवाल। ये एक मैं रॉड बना रहा हूं, एक रॉड है कुछ इस तरीके से, और मैं एक फोर्स ऐसे बनाया और ये दिया हुआ है आपको, ये डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, ये पूरा लेंथ जो दिया हुआ है ना एल इस रॉड का, ये लेंथ दिया हुआ है आपको मान लो 10 मीटर, और ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पर ये 37 डिग्री एंगल,
और ये एकदम एक फोर्स इधर लग रहा है इस तरीके से, ये भी 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है। क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये बताओ। और ये एंगल 37 डिग्री है। मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ, साइन 37 डिग्री जो होता है वो होता है 3/4, और 37 डिग्री जो होता है वो होता है 4/5। तो आपको बताना है कि इस कपल के द्वारा इसमें नेट टॉर्क कितना लगा है, बताओ, निकाल के दिखाओ। पहले तो वो जो मेथड था ट्रेडिशनल, उसकी वजह से देखेंगे। बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर फिक्स पॉइंट तो दिए ही नहीं, कहां पर कैसे कैसे घुमाएंगे? फिक्स पॉइंट तो इसमें दिया ही नहीं। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर फिक्स पॉइंट कोई बताइएगा तब ना, वहां से हम लोग आर लेंगे। आर कैसे ले लेंगे हम? अब देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, बहुत पहले मैं बता भी चुका हूँ, मैं उसकी चर्चा एक बार फिर से कर देता हूँ यहाँ पर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोट कर लें इसको। क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या कहता है, ये सुन लीजिए। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि, और ये ऐसा होता भी है, प्रूफ भी कर सकते हैं इसको, प्रूफ भी मैंने करवाया है पहले भी, अभी भी मैं करके दिखा दूंगा, बहुत बड़ी बात है नहीं। क्या है कि बोला जाता है कि इफ दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, पहले आपको पता होगा। एक होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट होगा तो उस पर नेट टॉर्क क्या होता है पता है? 0। कोई टॉर्क होगा ही नहीं। और अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो एफ नेट। अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है ऑब्जेक्ट तो उस पर एफ नेट 0 होगा। और कोई ऑब्जेक्ट एकदम टोटल कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है कि दोनों के दोनों उसमें होंगे 0। समझे कुछ? कंप्लीट इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों के दोनों 0। अब एक बात सुनिए, बोला जा रहा है कि इफ अ बॉडी is in translatory equilibrium, translatory equilibrium मतलब ऑब्जेक्ट पर एफ नेट क्या हो, 0 है, देन टॉर्क about any point, टॉर्क किसका? टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, बॉडी में जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है फोर्स के द्वारा किसी भी पॉइंट के अबाउट, अबाउट एनी पॉइंट विल बी सेम। और इसका मतलब समझ लो, ये उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। ये 10 न्यूटन फोर्स है, ये 10 न्यूटन फोर्स है। क्या दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के? हाँ है। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? हाँ है, बिल्कुल है। अगर दोनों के इफेक्ट को अगर स्टडी मैं करूं, मैंने बताया था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है तो मैंने आप लोग को बताया था पिछले क्लासेज में कि बॉडी का जो उस फोर्स का जो ट्रांसलेशनल इफेक्ट है, वो जितने भी फोर्स लग रहे हैं सभी फोर्स मिल करके क्या ट्रांसलेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको समझने के लिए सारे फोर्सेस को कहां दिखाते हैं? सेंटर ऑफ मास पे। बताया था मैंने ऐसा कि
अगर ट्रांसलेशनल इफेक्ट को स्टडी करना है तो सारे बॉडी को कहाँ पर, सारे फोर्सेस को कहाँ दिखा दो, सेंटर ऑफ मास पर। मैंने पढ़ाया था इस चीज को पिछले क्लासेज में, वीडियो लेक्चर भी उपलब्ध है, रिकॉर्डेड, देख लीजिएगा। ट्रांसलेशनल इफेक्ट को स्टडी करने के लिए सारे फोर्सेस को सेंटर ऑफ मास पे दिखाते थे। तो अगर इस फोर्स को सेंटर ऑफ मास पे दिखाऊं और इस फोर्स को भी सेंटर ऑफ मास पे दिखाऊं तो बॉडी का पर नेट फोर्स क्या आ रहा है बता तो? नेट फोर्स क्या आ रहा है बॉडी पर? 0 नहीं आ रहा है क्या? होना भी चाहिए ना, बॉडी पर नेट फोर्स 0 नहीं है क्या? देख लो, अंधा भी बोलेगा भाई कि बॉडी पर नेट फोर्स 0 है, अंधा भी बोलेगा कि बॉडी पर नेट फोर्स 0, अगर कोई उसको बता दे। कान में अंधा है, बहरा और गूंगा थोड़ा ही है। तो एफ नेट यहाँ पर 0 है, सिंपली 10 न्यूटन इधर और 10 न्यूटन इधर, एफ नेट 0 है। लेकिन क्योंकि ये दोनों फोर्सेज एक डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इस रूल के अनुसार अगर बॉडी पर एफ नेट 0 हो जाए तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो, टॉर्क उतना ही आएगा। बहुत लोगों को भरोसा नहीं होगा, सर क्या बोल रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? चलो देखो, दिखा देते हैं तुम लोग। मान लो इस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, पहले इसको ओ पॉइंट मान लेते हैं और इसको ओ डैश मान लेते हैं। पहले एक काम करो, टॉर्क अबाउट ओ निकालो, वो पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हैं। कैसे कैसे निकलेगा देखो, वो पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो यहां से यहां एक आर वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? कोई बता सकता है ये एंगल कितना होगा? नहीं बता सकता है, बता सकता है कोई? 50, ये एंगल कितना होगा? 53 डिग्री। 180 माइनस 37 डिग्री होगा। ये भगवान नहीं होगा जी। यस सर होगा। तो फॉर्मूला इसकी वजह से टॉर्क निकालेंगे। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगा टॉर्क का? ये आर वेक्टर की तरह ट्रीट करेगा तो डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो क्या लिखेंगे? 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि आर, एफ है कितना? 10 इंटू साइन 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री लिख सकते हैं इसको क्लॉकवाइज। चलो प्लस, इसकी वजह से बात करते हैं। ये आर वेक्टर की तरह ट्रीट करेगा, ये एंगल कितना होगा? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता है। 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री होगा 53। और डायरेक्शन क्या होगा रोटेशन का? क्लॉकवाइज ही होगा। क्लॉकवाइज। तो फिर से क्या लिखेंगे? 10/2 गुना 10 गुना साइन कितना? 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री क्लॉकवाइज। दोनों का डायरेक्शन सेम है तो क्या हो जाएगा? टॉर्क अबाउट ओ जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा कितना? दोनों सेम ही है तो दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 10/2 गुना 10 गुना साइन 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री हो। और साइन 37 डिग्री कितना है? 3/5 क्लॉकवाइज। तो कितना आ गया? 60 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज आया है। चलो एक काम करते हैं, ओ डैश के अबाउट भी निकाल करके अपनी आत्मा को शांति प्रदान करते हैं और आपकी भी आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। देखिए ओ डैश पॉइंट यही है। अगर ओ डैश पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाला जाएगा तो किसकी वजह से टॉर्क 0 हो जाएगा? इस वाले एफ नेट की वजह से, क्योंकि देख रहे हो ओ डैश वही पॉइंट है और इसी पॉइंट से इसका लाइन ऑफ एक्शन पास कर रहा है 10 न्यूटन का। जिस पॉइंट से फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पास कर रहा होता है, मतलब जिस पॉइंट एक्सिस से अगर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पास कर रहा है तो उस फोर्स की वजह से टॉर्क हो जाता है 0। तो इसकी वजह से हो गया टॉर्क 0। लेकिन इसकी वजह से तो निकालना पड़ेगा, किसकी वजह से? दूसरे वाले की वजह से निकालते हैं। चलो एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, ये मिल जाएगा आपको यहां से यहां तक आर वेक्टर और ये आर वेक्टर का डायरेक्शन फिर से हो जाएगा वही क्लॉकवाइज ही। तो क्या मैं लिखूंगा बताओ? प्लस
कितना डिस्टेंस है 10, यहाँ से डिस्टेंस वही है ना, अरे देख लो भाई, ये भगवान समझ ही नहीं आ रहा है, अरे नहीं होगा क्या, होगा सर। अरे भाई यही डिस्टेंस लेंगे ना, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस लेते हैं ना, जिस पॉइंट के वो टॉप निकलना होता है उस पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्टेंस लेते हैं, तो यहाँ से ड्रॉ किया, तो ये आर वेक्टर की तरह यही हो जाएगा डायरेक्शन, कितना हो जाएगा 10 डिस्टेंस प्लस 10, सॉरी 10 इंटू 10 इंटू साइन कितना डिग्री 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री, कितना हो गया जी बताओ, क्लॉकवाइज 100 इंटू साइन 37 डिग्री क्लॉकवाइज कितना हो गया बताओ, 60 न्यूटन आ जाएगा फिर से, न्यूटन मीटर आया। तो कहने का मतलब है कि किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर कपल ही सिर्फ है फोर्स, मतलब नेट फोर्स अगर 0 है सिस्टम पर, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉप निकालो सेम आ रहा है, आ रहा है ना सेम, समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा ठीक है। अब इसी सवाल को मैं जो तरीका मैं बताया कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कपल, उस तरीके से मैं बना के दिखाता हूं, यही था वो रॉड, और ये था डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच का, ये रॉड था और इस रॉड के बीच का डिस्टेंस था, ऐसे निकाल सकते हैं इसको, ये एक ऐसे था वेक्टर फोर्स, और ये था एक ऐसे, कितना था 10 न्यूटन, ये भी था 10 न्यूटन, 37 डिग्री 37 डिग्री। कोई मुझे बताएगा कि क्या ये लाइन परपेंडिकुलर है दोनों पर, क्या दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 मीटर है, बोलो बोलो, क्या लग रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 मीटर है, डेफिनेटली ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसको बोलेंगे, इसका लाइन ऑफ एक्शन होगा ऐसे, ये है लाइन ऑफ एक्शन, ये है लाइन ऑफ एक्शन, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, दिख रहा है दोनों के लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखा, ये डिस्टेंस निकाल सकते हो कितना होगा, नहीं निकाल सकते, चलो ठीक है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी, क्या लिखेंगे, ये डिस्टेंस निकालना है तो साइन 37 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, ए बी कितना आ गया ए सी इंटू ए बी कितना आ गया 10 इंटू कितना हो गया 3/5 6 मीटर, 6 तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कपल के द्वारा जो टॉर्क निकालना था, तो नेट टॉर्क फोर्स, कोई एक फोर्स 10 गुना दोनों के बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आया 6, अच्छा डायरेक्शन किधर की तरफ आएगा, डायरेक्शन तो अंडरस्टूड है भैया, डायरेक्शन तो होगा क्लॉकवाइज, तो कितना आ गया 16 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज आ गया, तो इस तरीके से ही निकाल सकते हैं, पल्ले पड़ा बात, पल्ले पड़ी बात, ये सब सबके दिमाग में, यस सर। कोई दिक्कत, यस सर। क्या कोई दिक्कत है इसमें, बोलो दिक्कत है तो बोला जाए, बोलिए बोलिए दिक्कत है तो बोलिए, So
फोर्सेस को लाइन के परपेंडिकुलर कर सकते हैं? फोर्सेस के लाइन को परपेंडिकुलर मतलब? फोर्सेस को मतलब इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट दोनों का निकाल के। हाँ कर सकते थे, एकदम डेफिनेटली कर सकते थे। कोई ऐसा करता कि इस फोर्स का एक कंपोनेंट तोड़ देता है ऐसे, एक कंपोनेंट तोड़ देता है ऐसे, इसकी वजह से टॉर्क खत्म। इस फोर्स का एक कंपोनेंट तोड़ देता है ऐसे, एक कंपोनेंट तोड़ देता है ऐसे, इसकी वजह से टॉर्क खत्म। सिर्फ इसकी वजह से और इसकी वजह से टॉर्क निकाल देता है। अब आसानी से डिस्टेंस तो दोनों के बीच का दिख रहा है 10 मीटर ही, तो वैसे भी कर सकते थे। ये कंपोनेंट कितना हो जाता? 10 साइन 37 डिग्री, 6 न्यूटन। 10 साइन 37 डिग्री, ये भी हो जाता 10 साइन 37 डिग्री। ये 10 cos 37 डिग्री और 10 cos 37 डिग्री, लेकिन इसकी वजह से टॉर्क होता नहीं, इसकी वजह से टॉर्क नहीं होता, इसकी वजह से टॉर्क नहीं होता, क्योंकि देख रहे हो इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो इसी रॉड के अलॉन्ग है जी। डेफिनेटली टॉर्क इसकी वजह से नहीं होगा। टॉर्क होगा किसकी वजह से? इसकी वजह से और इसकी वजह से। तो ये दोनों फिर से दिख रहा है। सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया कि दो फोर्स लग रहा है ऐसे, एक फोर्स नीचे लग रहा है 10 cos 37 डिग्री, मतलब कितना जी? 6 न्यूटन, ऊपर भी 6 न्यूटन, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर। इस तरह के भी अप्रोच लगा सकते थे, इस पूरे के पूरे फिगर को ऐसे ही बना सकते थे, इक्विवेलेंट फिगर है ये, और टॉर्क निकाल लोगे फिर आसानी से। ये तो काफी ज्यादा आसान हो गया। फिर देखो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, एक कोई एक फोर्स इनटू दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब तो परपेंडिकुलर लग भी रहा है ये डिस्टेंस 10 मीटर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। तो कितना हो जाएगा टॉर्क बराबर? 60 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। तो दिक्कत देखो ऐसे ही बना सकते हो। ये तरीका समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये बताओ। ये तरीका समझ में आया? डायरेक्शन में दिक्कत है। डायरेक्शन तो खुद से सोचो ना, खुद से एज्यूम करो कैसे किधर की तरफ रोटेट करेगा रॉड। मतलब प्रैक्टिकली सोचो ना कि इस रॉड को तुम अगर इस रॉड को इधर की तरफ खींच रहे हो तो इस फोर्स को लगा करके, तो रॉड किधर रोटेट करता है? ऐसे ऊपर की तरफ तो नहीं जाता, नीचे की तरफ ही जाता। अगर इस फोर्स को लगा करके इस रॉड को खींच रहे होते तो किधर की तरफ जाता? जाहिर सी बात है ऐसे रोटेट कर रहा होता। तो डायरेक्शन तो काफी ज्यादा आसान है। तुम खुद से सोचो ना कि डायरेक्शन किधर की तरफ रोटेट करेगा। क्या आसान नहीं है क्या डायरेक्शन पता करना कि किधर की तरफ रोटेट करेगा? सिर्फ फोर्स पे अगर तुम फोकस करें तो आर से एफ घुमाना होता है, मैथमेटिकली वो प्रोसेस है, लेकिन सिर्फ फोकस करो फोर्स पे तुम तो आसानी से डायरेक्शन घूमने का निकाल सकते हो, रोटेट करने रोटेशन का डायरेक्शन निकाल सकते हो। क्या कोई दिक्कत है क्या? बोलो तो डिवाइस में, अगर दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है? क्लियर है? बताओ सर। जी। चलो बढ़िया, एक दो सवाल और कर लेते हैं टॉर्क से रिलेटेड। देखो एक दो सवाल और कर लेते हैं टॉर्क से रिलेटेड। काफी अच्छा सवाल है, उम्मीद करते हैं बनेगा भी। ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कुछ ऐसा, सवाल है कि ड्रॉ कर रहा हूँ, इससे एक रॉड इस तरीके से लटक रहा है, हैंग है। ये रॉड इस तरीके से हैंग है, ठीक है। और इधर जो लग रहा है, इधर एक रस्सी से ये इधर हैंग है, और एक रस्सी यहां बंधी हुई है। जाहिर सी बात है दोनों पे टेंशन होगा, इस पर T1 है और इस पर T2 है, और यहाँ पर सेंटर ऑफ मास इस रॉड का
सेंटर ऑफ मास है जस्ट बीच में, और नीचे इस सेंटर ऑफ मास पर ग्रेविटी हम दिखा सकते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि आप जिस जगह पर सेंटर ऑफ मास माने हो वहां पर mg फोर्स दिखा सकते हो। यह डिस्टेंस दिया हुआ है L/2, डेफिनेटली ये डिस्टेंस भी होगा L/2। ये डिस्टेंस है आपको दिया हुआ L/4, और ये सिस्टम जो है वो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है। सॉरी, सिस्टम इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, नॉट ट्रांसलेटरी। डायरेक्टली बोला जा रहा है सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो समझ लीजिए दोनों में है, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों में। सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो आपको बताना है T1 और T2 क्या हो। T1 और T2 निकाल कर दिखाना है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, रॉड का मास ले लेंगे m, और रॉड का जो लेंथ है वो l ले लेंगे। रॉड का मास m, रॉड का लेंथ l, m मास का रॉड, l लेंथ का रॉड। T1 और T2 निकालना है आपको कि T1 और T2 क्या रहा होगा, ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में। ट्राई करेंगे, ट्राई कीजिए। ऐसा सवाल जेईई मेंस नीट में भर भर के पूछा जाता है, इस तरह का इसी सेम अप्रोच लगाने वाला सवाल। देखिए, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है बोल दिया गया है, तो इसका मतलब है कि एफ नेट भी 0 होगा और नेट टॉर्क भी 0 होगा। बिल्कुल, एफ नेट तो 0 होना ही चाहिए और नेट टॉर्क भी 0 होना ही चाहिए। अगर एफ नेट 0 है, अगर एफ नेट 0 है, तो इसका मतलब है कि सारे के सारे फोर्सेज का सम 0 है। मैंने बोला था कि जब भी किसी बड़ी बॉडी पर यानी किसी सिस्टम पर बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हो, तो सारे फोर्सेस को आप एक पॉइंट पर दिखा सकते हो, जिसको कि हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। बताया था। तो यहां पर सेंटर ऑफ मास मैंने ड्रॉ किया, और सेंटर ऑफ मास पर ये फोर्स इधर की तरफ लग रहा है mg। ऊपर की तरफ क्या क्या दिखा सकता हूँ, T1 को भी दिखा सकता हूँ और T2 को भी दिखा सकता हूँ। और चूंकि एफ नेट 0 है, तो मैं लिख सकता हूँ T1 प्लस T2 इक्वल्स टू mg। लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता, ये बताओ। यस सर। नंबर 1 बना लिया, और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा होगा इसमें। चलो नेट टॉर्क वाली बात करते हैं। क्योंकि नेट टॉर्क भी 0 है, तो नेट टॉर्क भी अगर 0 है, तो नेट टॉर्क का इक्वेशन भी लिख करके हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि नेट टॉर्क अगर 0 है, तो किसके अबाउट टॉर्क 0 लोगे? तो फिर से अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसका यूज यहाँ पे किया जा सकता है। क्या? खुद से देखो, एफ नेट अगर 0 है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है। और एफ नेट जब 0 है, तो मैंने बताया था कि टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट लोगे वो सेम ही आएगा। बताया था ना, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लोगे सेम ही आएगा। आएगा या नहीं आएगा? जस्ट अभी थोड़ी देर पहले किया भी था उस तरह का सवाल कि कपल फोर्स एक्ट कर रहा था, कपल फोर्स एक्ट किया तो नेट फोर्स 0 हो गया, नेट फोर्स 0 हो गया तो किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम आया। सेम चीज यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर नेट टॉर्क 0 है तो किसी भी पॉइंट, और नेट फोर्स भी 0 है, तो नेट टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 होगा। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स 0 अगर है, नेट फोर्स अगर 0 आप ले रहे हो, अगर नेट फोर्स 0 पहले से दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो वो सेम ही होगा। और चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो टी नेट 0 है, तो टी नेट 0 होगा। कहने का मतलब है कि किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लो, वो टॉर्क 0 ही होगा। किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लो, कोई परेशानी नहीं। कोई भी पॉइंट लोगे उसके अबाउट टॉर्क 0 ही होगा, कोई भी पॉइंट। अब सवाल उठता है सर कौन सा पॉइंट लेंगे? तो थोड़ा होशियारी अगर दिखाएं तो सवाल हमारा काफी आसानी से सोल्व हो सकता है। होशियारी किस चीज में दिखाएं?
कोई बोलेगा सर मैं ये पॉइंट लेना चाहता हूँ, इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना चाहता हूँ। अब सवाल है कि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालोगे, इस पॉइंट के अबाउट, तो इसकी वजह से तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये तो लाइन उसी से जा रहा है। यस बचेगा सिर्फ ये और ये, और ना तो आपको फोर्स पता है, ना तो आपको ये फोर्स पता है, क्योंकि यही तो निकालना है आपको। तो एक थोड़ा सा होशियारी अगर दिखाएं और ये पॉइंट को फिक्स कर दे, बोले कि इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हैं, इसको ओ नाम देते हैं, और मैं निकालना चाहता हूं टी नेट किसके अबाउट, ओ के अबाउट, तो ये भी जीरो होना चाहिए, क्योंकि एफ नेट जीरो है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम होगा, और टी नेट जीरो है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होना चाहिए। चलिए तो निकालते हैं, इसके अबाउट तो टॉर्क होगा नहीं, इसके किसके अबाउट आएगा, एक आएगा इस फोर्स के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना आएगा, L/2 इंटू एम जी इंटू साइन 90 डिग्री, लिख सकते हैं क्लॉकवाइज, नहीं समझ में आया, प्लस इसकी वजह से टॉर्क निकाल सकते हैं, चलो इसकी वजह से निकालेंगे, तो यहां से यहां पर एक लाइन ड्रॉ किया, इसकी वजह से टॉर्क आएगा कैसा, देख रहे हो, आर से एफ, आर से एफ घूम रहा है तो कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक, बताएगा कोई ये डिस्टेंस कितना है, एल 3L/4। हाँ तो 3L/4 इंटू T2 इंटू साइन 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये बता होगा या नहीं होगा। अब तुम्हारे ऊपर है किसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हो, किसको निगेटिव डायरेक्शन मानते हो। इतना तो तय है कि इतना बराबर जीरो होना चाहिए, इट इम्प्लाइज, चलो सोल्व करते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, mgl/2, अगर मैं इसको पॉजिटिव मान लूं तो इसको निगेटिव मानना पड़ेगा, किसको, 3L/T2/4 इक्वल टू जीरो, लिख सकते हैं इसको ऐसे, नहीं लिख सकते हैं, बताओ, यहां तक समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो, चलो 1 मिनट का समय मैं दे देता हूँ, अच्छे से देख लो, अच्छे से, जहां पर समझ नहीं आया पूछ सकते हो, तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, T2 कितना निकलेगा, थ्री L/T2/4 इक्वल टू mgl/2, L तो L खत्म हो गया, क्या बचेगा, T2 इक्वल टू 2mg/3, क्या सही है, और यहाँ पे T2 का वैल्यू इसमें पुट कर दो तो T1 निकल जाएगा, होगा, mg-2mg/3 कितना हो जाएगा जी, T1 बराबर, mg/3 हो गया, बना, देखिए कैसे बना सवाल, देख लो जैसे, कोई दिक्कत इसमें, दिक्कत है तो बोलिए, ऐसा ऐसा बहुत सारा सवाल बनाने के लिए आता है, चलो आगे बढ़ रहे हैं, आज का एक लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, अभी तक जो देख रहे थे उसमें आपको टॉर्क जो दिख रहा था वो किसी पॉइंट के अबाउट निकाल रहे थे, उसी पॉइंट से एक्सिस पास कर रहा था, कभी कभी सवाल थोड़ा अजीब होता है, अजीब इसलिए मैं बोल रहा हूँ जैसे इस सवाल को देख,
ये एक मैं एक गेट बना रहा हूं, ये एक मैं गेट बना रहा हूं इस तरीके से, ठीक है। और इस गेट के ये आपका हो गया एक फोर्स, F1 फोर्स हो गया, F1 फोर्स हो गया, ठीक है। ये है L लेंथ, ये गेट है आपका। एक F1 फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है F2 ऐसे, ठीक है, और एक फोर्स लग रहा है F3 ऐसे। और ये गेट है, ये फिक्स है, जाहिर सी बात है कि ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, अब मुझे बता सकते हो तुम लोग कि कौन सा फोर्स है जो टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है, कौन सा फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है, तीनों में से कौन सा फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब दरवाजे को घुमा सकता है, तीनों में से कौन सा फोर्स, बताओ। तीनों में से कौन सा फोर्स दरवाजे को रोटेट करवा सकता है, दरवाजे को घुमा सकता है, बताओ। नहीं बता सकते हो? ये F1 में लिया, ये F2 लिया, ये R क्रॉस F लिया, ये टॉर्क अबाउट एक्सिस लिया। बताओ कौन सा फोर्स घुमा सकता है दरवाजे को? क्या F1 फोर्स दरवाजे को रोटेट करवा सकता है? डेफिनेटली रोटेट करवा सकता है। इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो डेफिनेटली मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूं कि ये R क्रॉस F का वैल्यू LF1 होगा, और टॉर्क भी ये प्रोड्यूस कर सकता है, तो LF1 लिख सकता हूं। क्या F2 घुमा सकता है दरवाजे को? नहीं। तो ये टॉर्क क्या F3 रोटेट करवा सकता है? तो देखो मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो अभी तक तो तुम देख रहे थे कि टॉर्क जो है वो सर ये R हो जाएगा, सर ये F हो जाएगा, सर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो फॉर्मूला के हिसाब से तो सर L इंटू F3 होना चाहिए, लेकिन असल में ये टॉर्क प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता है। क्या ये दरवाजा इस एक्सिस के आउट रोटेट कर सकता है? नहीं। F3 भी रोटेट नहीं करवा सकता है, F2 भी रोटेट नहीं करवा सकता है, सिर्फ F1 रोटेट करवा सकता है। हो सकता है कि नहीं ऐसे? देखो तो गेट कुछ ऐसा है, अरे भाई ये इस तरह से गेट है, नहीं समझ में आ रही बात? और ये वाला हिस्सा उसका फिक्स है इसके साथ, तो ये रोटेट कर सकता है, तो ऐसी तरह से रोटेट करेगा ना, ये रोटेट करेगा तो इसी के अबाउट में रोटेट कर सकता है। अलाउड सिर्फ यही रोटेशन है ना। अब ये कोशिश कर रहा है जिसको इसको ऐसे रोटेट करवाने का, संभव है क्या? नहीं संभव है। तो कंक्लूजन यही है कि कि टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए फोर्स का डायरेक्शन वही टॉर्क फोर्स जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है, सिंपली जो फोर्स एक्सिस के पैरेलल ना हो, मतलब फोर्स should not be parallel to axis to produce torque। टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए पहली बात तो ये कि फोर्स पैरेलल नहीं होना चाहिए एक्सिस के। देखो तो यही वो आपका एक्सिस है और यही वो फोर्स है, दोनों पैरेलल, इसलिए ये फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो पहला चीज ये। दूसरा, फोर्स should not be
पासिंग थ्रू एक्सिस, ये दोनों ही चीज नहीं होना चाहिए। किसके लिए? टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए ये दोनों चीज नहीं होना चाहिए, नहीं तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा नहीं। ठीक है, क्लियर है कोई दिक्कत इसमें? या ये चीज क्लियर है सबको? चलो ठीक है, क्लियर है सबको। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से कंटिन्यू करेंगे आगे से। क्वेश्चंस कुछ भेज दूंगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।